नमस्कार दोस्तों, जरा उन स्थितियों की कल्पना कीजिए जिसकी तस्वीर रात में आई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने विधानसभा क्षेत्र के इलाके में स्ट्रांग रूम के बाहर करीब करीब 4 घंटे तक धरने पर बैठी रही। करीब करीब 8:30 बजे से लेकर रात 12:30 यानी आधी रात तक। और ममता बनर्जी इस आरोप के साथ उस धरने पर बैठी कि स्ट्रांग रूम के भीतर ईवीएम में या पोस्टल बैलेट बॉक्स में कुछ हेरा फेरी का उन्हें अंदेशा दिखा, कोई सीसीटीवी में हलचल दिखी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि वहां कुछ गड़बड़ी हो रही है। पहले उनके टीएमसी के 2 नेता पहुंचे, कुणाल घोष और एक और नेता, फिर बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंचे और आखिर में ममता बनर्जी भी पहुंच गई। बहुत तनातनी का माहौल रहा। बीजेपी के भी कार्यकर्ता पहुंच गए। शुभेंदु अधिकारी और उनके लोगों की तरफ से आरोप ममता बनर्जी पर लगाया गया कि चूंकि टीएमसी को लग रहा है कि हार रही है ममता बनर्जी, इसलिए ममता बनर्जी ने खामखा मुद्दा बनाया। स्क्रीन पर ममता बनर्जी की तस्वीर देख रहे हैं जब वो स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंची थी। चुनाव आयोग की तरफ से सफाई दी गई। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया यहाँ गड़बड़ी कोई नहीं है, जो विधिवत जो इंतजाम है, व्यवस्था है, उसी के तहत ये सब हो रहा था। पोस्टल बैलेट की छटाई का काम शाम 7 बजे की गई थी। पार्टियों को आमंत्रित किया गया था लेकिन पार्टियां नहीं पहुंची। सीसीटीवी फुटेज को लेकर उन्होंने कहा जिस फुटेज पर बवाल मचाया गया है उसमें ऐसी कोई बात नहीं जैसी की बात ममता बनर्जी ने कही। स्क्रीन पर तब की तस्वीर है जब ममता बनर्जी वहां पहुंच गई थी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। समझने की कोशिश करेंगे कि ममता बनर्जी अगर ये आरोप लगा रही है तो इसका कोई मतलब है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव आयोग लगातार आरोपों के घेरे में है, लेकिन ये बड़ा आरोप ममता बनर्जी ने लगाया। और ममता बनर्जी का जो तरीका है लड़ने का, भिड़ने का, जुटने का, सड़क पर उतरने का, वही तरीका ममता बनर्जी ने अख्तियार किया। कल देर रात तक, क्या कहें आधी रात तक। 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। शीतल पी सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट, सत्य हिंदी के फाउंडर। दूसरे प्रभाकर मणि तिवारी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, पश्चिम बंगाल में 26 सालों से। ये आपको पता होगा कि एग्जिट पोल कई तरह के आ चुके हैं। ज्यादातर जो राष्ट्रीय मीडिया के एग्जिट पोल हैं वो ममता बनर्जी को हरा चुके हैं, बीजेपी की ताजपोशी करा चुके हैं। लेकिन कई ऐसे एग्जिट पोल भी हैं जिन एग्जिट पोल्स के मुताबिक ममता बनर्जी की चौथी बार सत्ता में वापसी हो रही है। चाहे वो एबीपी बांग्ला का एग्जिट पोल हो, चाहे न्यूज 18 के बांग्ला संस्करण जो बांग्ला चैनल है उनका एबीपी हो, या जनमत और पीपल्स पल्स जैसी जो संस्थाएं हैं, एजेंसियां, उनका एग्जिट पोल हो। लेकिन एक माहौल ऐसा, नैरेटिव ऐसा बनाया है कि ममता बनर्जी तो हार रही है मीडिया के जरिए और बीजेपी के जरिए। लेकिन होने क्या वाला है ये 4 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल तस्वीरें स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोनों मेहमानों के पास आने से पहले ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाए स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचने के बाद, मैं चाहता हूं दर्शकों को वो सुनवाए। इंडोर में सीसीटीवी पे हमारा जो ईवीएम मशीन है इधर में स्टोर रूम है, तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायलॉग को इधर उधर कर रहा है। वो देखने का बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी तो देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसके बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड अप टू द सील्ड रूम, not inside the sealed room but outside at the door of sealed room. बहरहाल ममता बनर्जी बहुत देर तक, जैसा कि मैंने कहा, लगभग 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के बाहर धरना देकर बैठी रही। वहां से निकली तो उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया पत्रकारों को, जिस वीडियो में सीसीटीवी का फुटेज शायद को फेस टाइम के जरिए कर रहा था लाइव, ऐसा उन्होंने कहा। ये अगर ऑडियो सुन सकते हैं, जरा इस ऑडियो को भी सुनते हैं। आप पढ़ लो, मैं नाम नहीं बताएंगे। प्रदीप का प्रो बात निकाल लो, प्रदीप का प्रो निकाल लो, तो क्या होता है? दीप होता है। ये है प्रजापति। अरे भाई प्रदीप बोली नहीं, बोले कि पोटा बांध दो, निकाल लो। ऐसा बोझे नहीं।
अब समझने की कोशिश करते हैं दरअसल पूरा माजरा क्या है और ममता बनर्जी इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो उसकी कोई बुनियाद है, या ममता बनर्जी जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी को लग रहा है कि उनकी सरकार जाने वाली है इसलिए खामखा चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है। प्रभाकर मनी जरा अगर पूरी बात बता सके कि दरअसल हुआ क्या, आरोप क्या है, ताकि दर्शकों को पता चले, फिर शीतल जी के पास और बातचीत करें। देखिए, हम लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव में बहुत चीजें पहली बार हुई हैं, इस बार हो रही हैं। और ममता बनर्जी तो दूसरे दौर के मतदान के पहले से ही कहती रही हैं कि चुनाव आयोग ईवीएम में गड़बड़ी कर सकता है। अपने पार्टी के नेताओं समर्थकों से अपील करती रही हैं कि 24 घंटे रात भर जग के भी पहरा देना होगा स्ट्रांग रूम के बाहर, जहां जिस इमारत में रखा गया है ईवीएम को, वहां पहरा देना होगा। उसी हिसाब से पार्टी के लोग वहां लगातार पहरे पे हैं और दर्जनों कार्यकर्ता, बड़े नेता भी वहां चक्कर लगा रहे हैं, पहरे पे हैं। कल शाम को अचानक खबर आई कि जहां नेताजी सुभाष स्टेडियम के नेताजी इंडोर स्टेडियम में खुदीराम अनुशीलन केंद्र के भीतर ईवीएम रखा है, वहां भीतर कुछ लोग हैं और कुछ गड़बड़ी कर रही है। तो ये सुनते ही पार्टी के दो उम्मीदवार, कुणाल घोष जो प्रवक्ता और महासचिव हैं और शशि पांजा जो मंत्री हैं, महिला बाल कल्याण मंत्री, सबसे पहले वो लोग पहुंची वहां। उन्होंने वीडियो फुटेज देखा, उनको संदेह हुआ कि भीतर कुछ लोग इधर उधर कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट किया, ममता बनर्जी को खबर की। उसके बाद ममता बनर्जी फौरन निकली और कल रात को मौसम बेहद खराब था, बहुत तेज आंधी और बारिश हो रही थी कलकत्ता में। उसी मौसम में कई दर्जन कार्यकर्ता पार्टी के भी पहुंचे, ममता बनर्जी पहुंची, कई नेता पहुंचे, फिरहाद हकीम शहरी विकास मंत्री वो भी पहुंचे। और ममता बनर्जी ने फिर वहां जहां भवानीपुर की ईवीएम रखी हुई है, सखावत हाई स्कूल, वहां ममता बनर्जी गई तो उनको पहले केंद्रीय बलों ने वहां घुसने ही नहीं दिया। फिर ममता बनर्जी ने कहा ये तो मेरा अधिकार है कि कैंडिडेट और उसका एजेंट भीतर तक जा सकता है, काउंटिंग हॉल तक जा सकता है, जहां सील्ड ईवीएम है उसके बाहर तक जा सकता है। उसके बाद कई जगह ऊपर नीचे फोन खड़के, उसके बाद ममता बनर्जी को करीब आधे घंटे बाद भीतर जाने दिया गया और ममता बनर्जी वहां तमाम फुटेज देखा उन्होंने, करीब 4 घंटे रही, लगभग सारी रात ये ड्रामा चला है। इस बीच बीजेपी के भी कई उम्मीदवार, संतोष पाठक समेत कई नेता भी वहां पहुंच गए। दोनों पक्ष में बाकायदा नारेबाजी होने लगी। ये सिचुएशन हम लोगों ने पहली बार देखी है। यहाँ ममता शुरू से ही आरोप लगाती रही है, वहां भी उन्होंने आरोप लगाया कि ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये लोग एक तरफा तरीके से ईवीएम में छेड़छाड़ हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। इतना गंभीर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग को देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी। लेकिन उसकी सफाई पर ममता के आरोप भारी पड़ रहे हैं। इससे ये सुबह शुभेंदु अधिकारी ने भी आरोप लगाया, उल्टे आरोप लगाया कि ममता गड़बड़ करने पहुंची थी लेकिन उनकी दाल नहीं गली, सोशल मीडिया पर पोस्ट में अपनी शुभेंदु ने कहा। लेकिन असलियत कुछ और है। ममता भी 15 साल से सरकार में रही हैं, उनको निश्चित तौर पर अपने सूत्रों से कुछ न कुछ जानकारी मिली होगी, इसलिए वो पहले से ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को चेतावनी देती रही है कि ऐसा हो सकता है। उनको आशंका है, जब से बम्पर वोटिंग हुई है, और वो दावा करती रही है कि सरकार हमारी बनेगी, लेकिन बीजेपी कुछ भी कर सकती है, चुनाव आयोग के साथ मिली भगत है, इसलिए ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो। तो कल जो पहली खबर मिली उसके बाद तुरंत ममता पहुंच गई। आज तक ममता कभी ऐसा आरोप उन्होंने नहीं लगाया था या गई भी नहीं थी। तो ममता जैसी जुझारू और अनुभवी नेता अगर ऐसा आरोप लगा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ है। और अभी मुझे लगता है ये आरोप मतदान की गिनती होने तक, वोटों की गिनती होने तक इस पर उठापटक चलती रहेगी। चुनाव आयोग भी लगातार सफाई दे रहा है। जो वहाँ चुनाव अधिकारी है स्मिता पांडे, उन्होंने भी सफाई दी है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो आखिर इतनी सफाई क्यों दे रहा है? चुनाव आयोग शुरू से ही सफाई वाले मोड में है, ममता आक्रामक मोड में है। तो अभी भी तो आरोप लगेगा तो सफाई तो देना चाहिए। जैसे मैं देख रहा हूँ स्मिता पांडे का बयान है, जो हुआ हमारी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, पोस्टल बैलेट को अलग अलग किया जाता है, अलग अलग जिलों में जो पोलिंग कर्मचारी ड्यूटी पर होते हैं वो भी वोट डालते हैं, पोस्टल बैलेट के जरिए ऐसा करते हैं, तो ये तो सफाई दी जाएगी। लेकिन शीतल जी, आपसे एक मुहावरे का इस्तेमाल किया प्रभाकर मनी जी ने कि दाल में कुछ काला है, तो क्या दाल में कुछ काला लगता है? चुनाव आयोग की नीयत देखें, इतिहास देखें, अतीत देखें, रवैया देखें, तो कई बार दाल में काला, कई बार काले में दाल जैसी स्थिति के आरोप लोग लगाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि
खामखा आरोप भी लगा सकती है कोई पार्टी, जैसा बीजेपी कर रही है? देखिए, चूंकि चुनाव आयोग जिस तरह से बना है 2023 में, जिस तरह से कानून बनाया गया सरकार द्वारा, जो फैसला था मार्च में सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो 3 पैरा थे उनका उल्लंघन करते हुए, जिसमें ये साफ साफ कहा गया था कि जो भी चुनाव आयोग बने वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर लोगों को अविश्वास हो, और विश्वास हो इसके लिए कम से कम एग्जीक्यूटिव का हस्तक्षेप उस पर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा, ऐसा बनाया गया जिसको सिर्फ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुन रहे हैं। अपनी पसंद के, अपने नीचे काम किए हुए अफसरों को उन्होंने उसमें वो ले आए और चुनाव आयोग उनको सौंप दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के विपक्ष ने उस समय इस बड़ी बात का उतना विरोध नहीं किया। ठीक है, सदन में हंगामा रहता है, बात नहीं हो पाती, ये सब कारण है, लेकिन फिर भी उसको लेके कोई आंदोलन इस देश में नहीं हुआ। जब आपने एक बड़ी गलती, एक सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना स्वीकार कर ली, तो अब बाद में उसमें रोने छटपटाने से तो अब ये परेशानी रहनी ही रहनी है। और वो अपना वैसा ही आचरण कर रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं लगता कि वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं, नहीं लगता कि वो जवाबदेह रहना चाहते हैं। चुनाव आयुक्त महोदय, उनकी बेटी को उत्तर प्रदेश में नोएडा जैसे जिले में डीएम बनाया गया है, दूसरे कैडर की थी, खैर उनकी शादी हुई है उत्तर प्रदेश कैडर के एक अफसर से, तो वो तो मिल जाता है, नॉर्मल है, लेकिन एक प्राइम जिला, ये सब चीजें एक तरफ की शंका करती हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है इंस्टीट्यूशंस को अपने कब्जे में लेती जा रही है। इस मामले में यह स्पष्ट है। अब उसके बाद ये चुनाव, बंगाल का चुनाव कुछ इस तरह से हो रहा है जिसमें लग रहा है कि केंद्र की सरकार, देश का कारपोरेट्स, बहुत बड़ा धन और देश के सबसे बड़े संगठन, और फिर हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स जिसमें बहुसंख्यकवाद का तड़का ओपनली लगाया जा सकता है, जिसको अब सुप्रीम कोर्ट तक की एक घोषित सहमति मिल गई है। SIR के जरिए ये पहली बार देश में या दुनिया में हो रहा होगा कि 27 लाख वोटर हैं कि नहीं, इस पे खड़े हुए हैं मार्जिन पे, और उसके बिना चुनाव हो जा रहा है। 27 लाख, ये कोई छोटी संख्या है। तो ये तो पूरा चुनाव शैम है वैसे तो मेरी नजर में, नतीजा जो भी हो, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस देश को और संविधान को फेल किया है। चुनाव आयोग को तो खैर बनाया इसलिए गया है कि वो सिर्फ जो सत्ता है उसके लिए उसकी सेवा करे, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ हो रहा है कि नहीं, इसके लिए तथ्यों की जरूरत होती है। अब तथ्य वहां जो है वो ऐसा कोई बहुत इशारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन शंका तो बनी रहेगी, क्योंकि इनका इस चुनाव आयोग के इस कानून का ही गठन शंका के साथ हुआ है, और उसके बाद उसका अमल उसी तरह से हो रहा है। वो जवाबदेही है ही नहीं। उत्तर प्रदेश से वो ऐसे अफसरों को ले गए वहां, पुलिस अफसरों को, जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश में बहुत गंभीर आरोप है, पक्षपात के, धार्मिक भेदभाव के। ऑब्जर्वर के तौर पर एक पुलिस का अफसर जाता है और वो वहां वैसी भाषा बोलता है जैसे वो माफिया हो। यहाँ नहीं दिखोगे, वो नहीं होगा, ये होगा तो वो कर दूंगा। क्या मतलब है भाई? लोकल उसके लिए पुलिस है, आपको कुछ करना है चेंज कर दीजिए। कोई थानेदार गड़बड़ कर रहा हो, कोई SP गड़बड़ कर रहा हो, आपके पास सारे राइट्स हैं, लेकिन आप कौन होते हैं सिवाय रिपोर्ट करने के, इन चीजों पे सिंघम बनने के? तो ये सब वहां हुआ। फिर जितने वीडियोज आए उसमें नजर आया कि जहां तृणमूल के लोग थे उनको भगाने के लिए तो लाठीचार्ज और केनिंग करते हुए हमें लोग दिखे, लेकिन एक जगह बीजेपी के कार्यकर्ता तृणमूल के कार्यकर्ताओं को पीट रहे हैं पुलिस की उपस्थिति में। पुलिस छोटी मोटी नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स बगल से गुजर रही है, सब देखते हुए, सब गियर के साथ। हाँ। खड़ी है, गली के मामला है, उन्हीं के साथ लोग आ रहे हैं, उन्हीं के साथ जाके मारपीट कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो ये सब चीजें, पक्षपात पूर्ण रवैया बिल्कुल मिला। फिर गृह मंत्री अपनी ओर से बयान दे रहे हैं कि क्या नाम, 2 महीने तक CRPF पड़ी रहेगी, 4 महीने तक पड़ी रहेगी। अरे भाई, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है क्या वहां? शपथ ग्रहण हो जाएगी, जो मुख्यमंत्री फैसला करेगी, वहां की चुनी हुई सरकार फैसला करेगी, वो उस हिसाब से CRPF रहेगी कि अपने मन से रहेगी? तो जो ये सब चीजें जो है चुनाव में संस्थाओं का इस्तेमाल, IPAC के आप डायरेक्टर को चुनाव से पहले ED से पकड़वा ले रहे हैं, ठीक चुनाव के 10-15 दिन पहले, और उसके बाद जमानत का विरोध कर रहे हैं चुनाव के दौरान, और चुनाव खत्म होते ही उसकी जमानत हो जाने दे रहे हैं। तो क्या है ये सब भाई? ये लगातार ओपन जो है हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र की संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है। चुनाव के नतीजे भले ही ममता बनर्जी के पक्ष में आए, जैसी बहुत सारी संभावनाएं हैं, दिल्ली के प्रेस की संभावना बीजेपी की ओर है, और कलकत्ता की प्रेस की संभावना ममता की ओर है। हमारी समस्या तो ये है कि हमारे काम में जो मीडिया का काम है ये भी बहुत ही पक्षपात पूर्ण हो गया है, और ये जहां जिसकी ताकत देखता है उसकी तरफ झुका हुआ मिलता है।
एग्जिट पोल जैसी चीजें जो है अब संदिग्ध बना दी इन्होंने चुनाव दर चुनाव। इस चुनाव में भी यही हो रहा है कि एक ही चैनल का बांग्ला संस्करण बंगाल में टीएमसी को विजयी करा रहा है और दिल्ली में बीजेपी को विजयी करा रहा है एक ही चुनाव में। तो हम लोग इस तरह के मतलब तथ्यों को भोगने के लिए अभिशप्त हो गए हैं पत्रकारिता में। ऐसे दौर में ये सब हो रहा है जी। अब एक सवाल और, चूंकि एग्जिट पोल का आपने जिक्र किया तो स्क्रीन पर हम कुछ पोल्स दिखाएंगे एग्जिट पोल कि जैसे जो पहले दिन परसों पोल आया वो सारे पोल, चाहे चाणक्य हो, पी मार्क हो, मैट्रिज हो और पता नहीं क्या क्या 3-4 जो भी था, उन सब ने तो क्लियर कट बीजेपी की सरकार बनवा दी। 175, 50, 60, 160 सब कर दिया। लेकिन दो पोल जो पश्चिम बंगाल के जो चैनल थे, जो नेशनल चैनल का बांग्ला चैनल, चाहे न्यूज 18 का बांग्ला हो, चाहे एबीपी का एबीपी आनंदा हो, और इसके अलावा 2-3 और पोल, वो पोल साफ साफ ममता बनर्जी की सरकार 160, 70, 80, 90 जैसे नंबर्स दे रहे हैं। तो ये बात समझ में नहीं आई कि एक नेशनल चैनल अपने बांग्ला चैनल के उसको एग्जिट पोल को ऑन अप नहीं कर रहा है क्योंकि वो वहां ममता बनर्जी की वापसी दिखा रहा है और दूसरे सर्वे वो दिखा रहा है। तो ये तो बड़ा गड़बड़ झाला हो गया कि बंगाल के चैनल्स कुछ कर रहे हैं, दिल्ली के चैनल कुछ कर रहे हैं। यही मैंने कहा कि ये जो बेशर्मी है हमारे मीडिया की, इस तरह से बेशर्मी हम करेंगे तो इस देश, ये सब लोग मिलजुल के इस देश की एकता को, देश में जो अंतर्विरोध है उनको बढ़ाने के काम में हम इनको इस तरह से देख रहे हैं। और दूसरी चीज, पत्रकारिता के अपने काम में आप 157वां रैंकिंग आई है, 157। दुनिया में लोकतांत्रिक और सभ्य देशों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं है। यानी हमारी श्रेणी जो है उन देशों में है जो अभी न सभ्य हो पाए हैं, न ठीक से लोकतांत्रिक है, जो अधकचरे हैं और बहुत सारी आर्थिक और दूसरी कठिनाइयों में है, जिनके यहाँ जो सिस्टम है अभी बन नहीं पाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पैसे नहीं है, गरीबी बेतहाशा है, अराजकता है। हमारी श्रेणी वहां है। लेकिन हम चूंकि हर बात पर किसी पे आरोप लगा देते हैं, हमारे खिलाफ कुछ भी कोई चीज दुनिया में कहीं कोई लाएगा तो हमें उसमें एक षड्यंत्र बता देते हैं, कभी प्रूव नहीं करते, आरोप लगा के आगे बढ़ जाते हैं। तो हम अपने ऊपर कभी देख ही नहीं रहे, हम अपनी आत्मालोचना कर ही नहीं रहे हैं। हमारा जो पूरा मीडिया स्पेक्ट्रम है वो जातिवाद से आरोपित है और सही आरोपित है। उसमें हम एक बहुत बड़े समाज की कोई हिस्सेदारी ही नहीं रखते। हमारा तो अजीबोगरीब दौर चल रहा है कि आजाद हो। ये जैसे एग्जिट पोल है, चूंकि आप बहुत नंबर्स पर नजर भी रखते हैं, लोगों से बात भी करते रहते हैं, बहुत सर्वे वालों से, हालांकि आप भी बंगाल इस बार नहीं जा पाए, मैं भी नहीं जा पाया। लेकिन जैसे न्यूज 18 बांग्ला का एग्जिट पोल है जिसमें 166 सीटें टीएमसी, 71 बीजेपी, लेकिन इंटरेस्टिंग इन्होंने ये किया 50-50 पर 49 सीटें छोड़ी। 49 में से आधे इधर आधे उधर जा सकते हैं या कुछ भी प्लस माइनस हो सकता है। इन एनी केस वो अगर सारी सीटें भी बीजेपी को चली जाती है तो भी 166 टीएमसी को है। ये बांग्ला का है, न्यूज 18 बांग्ला अंबानी का चैनल है, जिसको न्यूज 18 इंडिया जो दिल्ली का नेशनल चैनल है उस पर नहीं दिखाया गया। दूसरा एक है एबीपी बांग्ला, एबीपी आनंदा उसका नाम है, उसके नंबर देखेंगे तो स्क्रीन पर 177 से 187, 95 से 110। उनका लोअर लिमिट भी बहुमत से 30 ज्यादा है, इनका अपर लिमिट भी बहुमत से 35 कम है, 36 कम है बीजेपी का। तो और इसके अलावा वो सारे एग्जिट पोल जो नेशनल चैनल पर चले, आपको क्या लग रहा है शीतल जी? ये पीपुल्स पल्स वाला है मेरा ख्याल है। और ये पीपल्स पल्स भी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये एबीपी आनंदा अगर पीपल्स पल्स का चला है तो मुझे नहीं पता। पीपल्स पल्स भी और जनमत भी, वो भी स्क्रीन पर हम दे रहे हैं जी। हाँ, तो क्योंकि वो इसी के आसपास था, मैंने देखा था, इसी के आसपास है। हाँ, पीपल्स पल्स वाले चूंकि मेरे संपर्क में थे फील्ड में, वहां लगातार मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे भेजा भी था, तो दिमाग में ऐसा आ रहा है कि शायद उन्हीं का है ये। खैर कोई बात नहीं। तो ये जो अब वहां से अनुमान आ रहे हैं, जो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया वगैरह पे बहुत तरह के आकलन करते हैं, उसमें से एक का तो आकलन 3 चुनावों का 100% सफल रहा है। हालांकि ये पीपल्स पल्स है, ये पीपल्स पल्स है, सही कह रहे हैं। वही है पीपल्स पल्स का, ये आनंदा का है। हाँ। जी जी जी। तो आनंदा ने वहां पीपल्स पल्स को दिखाया और दिल्ली में जो है मैट्रिज और दूसरों को दिखाया। तो ये जो कैरेक्टर है ये बताता है कि हमारे मीडिया का जो कैरेक्टर है ये उसको दिखाता है। वहां वो वहां की ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, यहाँ वो दिल्ली को खुश करते हुए दिल्ली से रिलेटेड ऑडियंस को खुश कर रहे हैं।
तो यहाँ वाले जीत गए हैं सारे सोशल मीडिया पे, और वहां सोशल मीडिया पे हालत खराब है। अब कुछ तथ्यों पर आते हैं, अगर आप के कार्यक्रम में जी जगह हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस चुनाव के कुछ और तथ्य हैं। इस चुनाव में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर बहुत तरह का खर्च किया गया, प्रचार वगैरह में जो किया जाता है। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे करीब 32 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस 32 करोड़ रुपए में 17 करोड़ बीजेपी ने किए हैं और करीब 15 करोड़ जो है टीएमसी ने किए हैं। लेफ्ट पार्टीज ने 1.5 लाख या 1.25 लाख कुल खर्च किए हैं और कांग्रेस ने 0 खर्च किया है। कांग्रेस ने यहाँ खर्च ही नहीं किया। कांग्रेस ने वैसे पूरे इस चुनाव में कुल 5 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसमें से आसाम और केरल में उसने खर्च किया। तो ये बताता है कि इस चुनाव में बंगाल में जो बाकी 2 पार्टियां थी, वो प्रचार की लड़ाई में तो उनका वो कहीं थी ही नहीं। तो अगर उनको 4%, 5%, 6% वोट मिल रहा है तो ये उनका कार्डर और ऑर्गेनाइजेशनल वोट होगा बस। तो ये भी इसका मतलब है ना कि उन दोनों पार्टियों ने, जिसमें कांग्रेस बड़ी पार्टियां हैं, देखें राष्ट्रीय पार्टी, इन्होंने गिव अप कर दिया। मतलब लगा ही नहीं कि भाई हमें कुछ मिलना नहीं है तो हम 10-5 करोड़ भी, 2-4 करोड़ भी क्यों खर्च करें। लेफ्ट का तो हम समझ सकते हैं कि वो नहीं करते हैं और उनके पास होता भी नहीं है। तो लेकिन इससे ये लगता है कि अब ये जो चुनावी घुड़दौड़ है, इन सब में अब एक और केंद्रीय पार्टी जो केंद्रीय सरकार में है, जो केंद्र की ओर से घूस दिया करती है चुनाव से ठीक पहले, और वैसे रेवड़ी बांटने की आलोचना प्रधानमंत्री करते हैं, और चुनाव के वक्त किसान निधि में 6,000 रुपया ट्रांसफर कर देते हैं पूरे देश में हर किसान को। तो अपनी ओर से सब करते रहे, उसको रेवड़ी नहीं कहते। जब विपक्ष की कोई सरकार वही काम करती है तब रेवड़ी पे बहुत नाराज हो जाते हैं, रेवड़ी को ठीक करना चाहते हैं। तो अब चुनाव में ऐसा लग रहा है कि चाहे राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी या केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी ही चुनाव लड़ पाएगी, क्योंकि चुनाव से पहले ममता बनर्जी जी ने युवाओं वगैरह को 1500 रुपए या 1200 एग्जैक्ट तो अभी प्रभाकर जी बताएंगे एक योजना के तहत दिए। महिलाओं को 1500 हमेशा देती हैं। इस तरह के बहुत सारे कैश वो डिलीवरी करती हैं। तो एक और वो है, अब उसके सामने कांग्रेस और सीपीएम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खर्च नहीं कर सकते, अखबार में विज्ञापन नहीं दे सकते, टीवी पर नहीं आ सकते, बैनर पोस्टर पे उतना खर्च नहीं कर सकते, तो ये लोग कैसे मुकाबला करेंगे? या इस तरह का कोई भी जो संगठन और होगा तो अब चुनाव एकदम हम कह सकते हैं कि ऐसा हुआ करेगा जैसे बिहार में हुआ कि सरकार जो थी उसने ठीक चुनाव के वक्त 10-10 हजार रुपया दे दिया। आसाम की सरकार ने 40 लाख महिलाओं को 18-18 हजार दे दिया। केरल और तमिलनाडु के मेरे पास आंकड़े नहीं, लेकिन वहां तो केरल में तो नहीं, तमिलनाडु में बहुत सारी चीजें दी जाती हैं, लगातार दी जाती हैं, दी गई होंगी। तमिलनाडु में ही सबसे पहले शुरुआत भी हुई थी, 30-40 साल से चल रहा है वहां। तो किसी जमाने में टीवी से लेके और पता नहीं क्या क्या दिया गया था, जयललिता और डीएमके उस दौर में, अगर देखें दशकों पहले। शुचिता के बहुत दावे करने वाली जो चुनाव आयोग है वो इन सब चीजों की खुली अनदेखी कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स भी कर रहे हैं। तो अब हम बहुत ही अजीब स्थिति में है। इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली जो सिर्फ चुनाव तक सीमित रह गई है, उस चुनाव में भी अब ये तो सिर्फ वही पार्टियां लड़ पाएंगी अब जिनके पास बहुत सारा पैसा हो, या तो कारपोरेट उनके पीछे हो, बहुत ढेर सारा खर्च करें। जैसे मोदी जी के को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारा खर्च किया गया, और उसके बाद वो उस पोजीशन में अपनी पार्टी में भी पहुंचे और देश में भी पहुंचे। तो कुल मिला जुला के चीजें सामान्य लोगों के हाथ से पूरी तरह से निकल गई है। अब वो सिर्फ कुछ पैसे लेके वोट देने वाली एक भीड़ के अलावा उनका कोई रोल नहीं बचा है। ये चीज मैं जरूर उल्लेखित। जी प्रभाकर मनी जी, अगर देखें 4 तारीख को काउंटिंग है, आज 1 तारीख है, बीच में 2 दिन पूरा बचा हुआ है, 2 तारीख और 3 तारीख। रात देखें तो 1 की रात, 2 की रात, 3 की रात जो कत्ल की रात हो गई, कयामत की रात, क्योंकि 4 की सुबह ये। तो इसका मतलब पहली रात में ही जो दृश्य देख लिया वोटिंग की अगली रात, दूसरे दौर की वोटिंग की अगली रात, तो ये 2-3 रात भी बड़ा क्रूशियल हो सकता है इसका मतलब। हाँ, या तनातनी टकराव का अंदेशा हो सकता है। अभी तो भवानीपुर से आया 292 सीटें, 94 सीटें। तनातनी तो है। कलकत्ता में आप निकलें तो महसूस किया जा सकता है, खासकर जहां काउंटिंग सेंटर है उसके आसपास तो तनाव है, काफी तनाव है। हमेशा दोनों पार्टियों के लोग वहां आसपास मंडरा रहे हैं। जितने दूर वो पाबंदी लगी है उससे दूर सब खड़े हैं, चाय दुकानों से लेकर नुक्कड़ तक लोग तो हैं, कैंडिडेट भी घूम रहे हैं, बड़े नेता भी घूम रहे हैं, तो तनाव तो काफी है। इसकी एक वजह है कि एग्जिट पोल चाहे जो कहें, दोनों पार्टियां असमंजस में हैं।
दावे चाहे जिनके जो हो, दोनों पार्टियां असमंजस में हैं, तो तनाव है और 3 रातों को भी तनाव रहने की उम्मीद है। खासकर 3 तारीख की रात को मामला और तनावपूर्ण हो सकता है। और एग्जिट पोल की बात करें तो ये तो रक्षा कवच है, जिन्होंने नेशनल चैनलों ने भाजपा को जीतते हुए दिखाया। तो अगर वैसा नहीं होता है तो वो तो कह देंगे भैया हमने तो कुछ किया नहीं है, तो फला एजेंसी का हमने दिखाया था। आपको याद होगा जब प्रदीप गुप्ता रोए थे तो क्या उस चैनल ने माफी मांगी थी कि नहीं हमने गलत दिखाया? उन्होंने कहा ये तो एक्सिस माई इंडिया का पोल था, वो गलत हुए, रो रहे, माफी मांग ले। तो ये बहुत बढ़िया रक्षा कवच है। जबकि यहाँ जो लोकल चैनल है वो दिखाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, उनको यही काम करना है, उनका दर्शक वर्ग यही है, 80% दर्शक वर्ग, 90% यही है, तो वो जिम्मेदारी से काम करते हैं। न्यूज 18 बांग्ला उन्होंने नहीं कहा कि मैंने फला एजेंसी का कराया, अगर उल्टा होता है तो वो जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन राष्ट्रीय चैनल ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। वो कह देंगे हमने तो फला एजेंसी का दिखाया था, इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं था, ये तो फला एजेंसी का था। तो ये एक बहुत चमत्कारिक रक्षा कवच है उनके पास कि कुछ भी दिखा दो, उसके बाद रिजल्ट के दिन तो कुछ चुप्पी साध लो, बात खत्म हो जाती है। पिछली बार लोकसभा में हमने देखा ही। तो यहाँ तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन साथ ही आम राय ये है कि सरकार दोबारा सत्ता में चौथी बार आ रही है, क्योंकि ऐसा कोई मुद्दा नहीं था कि बड़े पैमाने पर एंटी इनकम्बेंसी की लहर चले। और जो 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में बिहार में गए, या 40 लाख महिलाओं को 3600 करोड़ रुपए हिमंत विश्व शर्मा ने बांटा चुनाव के पहले, बख्शीश, बोनस, बिहू का गिफ्ट, ये सब बांटा, तो वहां अच्छा था। तो यहाँ अगर ममता ने दिया तो उसकी आलोचना करने का हक तो वहां सत्तारूढ़ जो पार्टी है उसको नहीं है। ममता बनर्जी ने जुआ साथी के तहत 1500 रुपए 84 लाख लोगों को दिया, उसकी आलोचना भाजपा कर रही है। लेकिन असम की चर्चा कहीं नहीं हो रही है कि असम में 3600 करोड़ रुपए चुनाव के पहले बांटे, विकास कार्यों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। बंगाल पर पिछड़ेपन के आरोप लगाते हैं कि कर्ज इतना बढ़ गया है, फिर भी ममता रेवड़ी बांट रही है। असम कौन सा तकनीकी और विकसित राज्य बन गया है और लाखों उद्योग वहां लग गए हैं और करोड़ों रोजगार वहां पैदा हो गए। असम की स्थिति तो बंगाल से भी बदतर है। एक माहौल है उग्रवाद का जो कई दशकों से वो छाप, उससे असम अभी तक मुक्त नहीं हो पाया है। घुसपैठ का मुद्दा लेके जितना आक्रामक वहां ध्रुवीकरण है हिंदू मुस्लिम में, बंगाल में वैसा नहीं दिखता है। वहां तो मुख्यमंत्री ही जबरदस्त आक्रामक करते हैं। अभी एबीपी न्यूज पर 15 अप्रैल को जो मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंध कभी सामान्य नहीं हो, बेहतर नहीं हो, क्योंकि बेहतर होगा तो घुसपैठ होगी, नहीं तो हम जबरदस्ती पुशबैक करते रहेंगे यहाँ से। तो अगर एक मुख्यमंत्री ऐसा बयान देता है तो सोचिए वो राज्य की हालत सोचिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उसका असर। जबकि सरकार दिनेश त्रिवेदी को भेज के संबंध सुधारने का प्रयास कर रही है, लेकिन किसी ने संज्ञान नहीं लिया, न किसी बड़े नेता ने खंडन किया, न बयान दिया उस पर। तो ये तो तस्वीर है। और बंगाल में प्लस पॉइंट है ममता का और माइनस पॉइंट है बीजेपी का कि हिमंत बिस्व शर्मा जैसा भी कोई नेता नहीं है। ममता बनर्जी के कद काठी का तो छोड़ दीजिए, हिमंता जैसा भी कोई नेता नहीं है, नहीं तो यहाँ स्थिति और विस्फोटक हो सकती थी। चलिए, बहरहाल इस बातचीत को संक्षिप्त रखते हैं, देखते हैं 4 तारीख को नतीजे आएंगे। 11 बजते बजते मोटे तौर पर तस्वीर साफ हो जाएगी। मैं पहले के वीडियो में भी कहा कि वोटिंग की जब गिनती होती है तो 8 से 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट गिना जाता है। बैलेट बॉक्स खुलते 8:30 ईवीएम खुलता है। लेकिन चैनल्स जब देखेंगे तो आपको 8:15 बजे तक हो सकता है 100 सीटों के रुझान दिखने लगे। 8:05 तक आपको 50 सीटों पर बीजेपी आगे दिख सकती है। 8:30 बजे आपको बीजेपी 8:45 बजे बहुमत बनाती हुई दिख सकती है। तो इंतजार करें, धैर्य रखें। 9:30 से 10:30 के आसपास आपको थोड़ा रुझान सही दिशा में दिखेगा। सुबह 1 घंटे तक अपना बीपी और पल्स न बढ़ाएं, क्योंकि वो सब फर्जी होता है। तो फिलहाल सही कह रहा हूं ना शीतल जी? अरे एकदम सही पकड़े हैं, एकदम सही भाई। 8 बजे पोस्टल बैलेट खुलता है, 8:30 ईवीएम की गिनती होती है और 8:10, 8:20, 8:25 तक में 100 सीट के रुझान आ जाते हैं। तो और वो रुझान उसी दिशा में आते हैं जैसे एग्जिट पोल है, क्योंकि इसी को उसी डायरेक्शन में जाना होता है। बाद में गियर चेंज होता है अगर दूसरी दिशा हुई तो। दिल्ली के, नोएडा के सारे चैनलों में वही रुझान एक ही तरफा आते हैं और उसमें होड़ रहती है। अगर एक 130 दिखाएगा, दूसरा 170 दिखा देगा। सही बात है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर मणि जी, तमाम दर्शकों को नमस्कार, शुक्रिया।